हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। आपने पिछले भाग में सुना था कि चंदर का इंतजार करते करते सुधा सो गई थी। उसके बाद गेसु मिठाई लेकर उससे मिलने आई और दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। उससे थोड़ा पहले वो अपने पापा से अपने ब्याह के लिए मना करती है कि मैं ब्याह नहीं करूंगी पापा, मैं केवल पढ़ूंगी और लिखूंगी। दोनों बाप बेटी के बीच में थोड़ा बातचीत होती है। उसके बाद गेसु आ जाती है और दोनों सहेलियां खूब बातें करती हैं। तो गेसु उससे कहती है कि तुम्हारी आंखों में कुछ दिखता है सुधा, तुम्हें उसे कुछ एहसास कराती है। उसके बाद गेसु चली जाती है और स्टोरी फिर यहाँ से स्टार्ट होती है। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो तुझे मैंने जो भी कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी और को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझसे हुआ नहीं। और रही कविताएं, तो उनमें की जाने वाली बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने लगा है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती तो मन किसी एक के लिए झुकता तो क्या खुद पूछे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पे हमने सिर रखा है वो झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब जाकर हम देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने क्यों तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी। उसका इलाज मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है, बांट ले अपने पराये दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 7:30 बजाए, 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो बस यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझती है। इंतजार विंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान नजदीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ, क्या पढ़ाई हुई है? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा है कि लड़के पढ़ते हैं वहाँ, नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदन ने मना कर दिया था, सुधा बोली।
सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो विनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा भी लाएंगे। अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं। एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का भी काम नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता। ऊन तो नौकर के पसंद की नहीं ला सकती, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वो समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। विसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंद्र सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लेकर पानी आंगन में लेने लगा, तभी सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता है तो सुधा की रूह कांप जाती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती है कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रोने लगी। खूब रोई, खूब रोई। फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में चली गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टिके छत की ओर देखता हुआ न जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम क्यों रो रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गई तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आता है। सुधा के गालों पर बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्या मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम होते कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोकर आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर खाना खाने गया। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक और साहब हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने आए हैं और साथ वाले साहब मेरे ससुर होने वाले हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले,
हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज कुछ मुझसे मोहब्बत करते थे। आज वो भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई है कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया है। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो, तो उसमें क्या। पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस थोड़ी ना खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी से प्यार किया है चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छुपाते, हमें जरूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तक तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह क्यों पूछा सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसू आई थी, वह बोली, सुधा तुमने कभी किसी से प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तो तू अपने से छुपाती है। तो हम मन ही मन में सोचने लगे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छुपाता। अगर कोई बात छुपाई भी होती हमने तो तुम्हें जरूर बता दी होती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो, तुम्हें मालूम हो, कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना। नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप्पे उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस, चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए? हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते? तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा, क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया, अपना चार्ट वगैरह समेट लिया। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते, मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा वच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा, डॉक्टर साहब अभी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर से पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं बोली। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने अपने बिना आँख उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत ही सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए हैं, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया, कभी यह पुस्तक उलटता कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। कौन आपको हिंदी पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा।
सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर सिर झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है। शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं, चंदर ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं। लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए चंदर सुनो। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठोगे तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना, चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदत है। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गाल पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदन ने चौंक कर देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जुम्हाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदन ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ? सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और भी चाय मंगवा लो, उसे भी बुला लो सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान लगा लिया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजन से कह आया, 3 प्याला चाय चढ़ाने के लिए, कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या न पढ़ो, चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही हैं कि पहले हम कहेंगे, बात काटकर सुधा बोली। पापा, हमने इनसे कहा है कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की सुधा समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे भी अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगाहवानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो विनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई। पापा, तुम लखनऊ कब आओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महाराजिन यहीं सोएंगी। अगले सोमवार को हम लौट आएंगे, डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गम कदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी सी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर न जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी रही, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर वह लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह रहे हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराज इनको सेंकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराज इनके हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही, कहीं दोपहर को पापा ना आ जाएं।
गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर नहीं आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा उसके सिर में दर्द हो रहा है, और उसके बाद वो खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, हाथ मुंह धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी बड़े स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके खड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जाना जहाँ चाहती वहां की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरलियां कर रहा होगा। वहां भी दोस्त बना ही लिए होंगे। बड़ा बातूनी है चंदर, और बड़ा मीठे स्वभाव का है। आज तक किसी ने सुधा से उसकी बुराई नहीं की। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती है, चंदर का हमेशा पक्ष लेती है और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बढ़ते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोज की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंद्र से कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसमें तमाम पान जैसा नक्शा क्या बना दिया। जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से लेकर मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली। यह सब बातें तो किसी को नहीं मालूम। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे छोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई भी चंदर की जरा भी तारीफ न करे, सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की भी जी भर कर बुराई कर ले तो उसका मन हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, ताई खाए ले, फिर भीतर लेटो। अब वहीं लेट का बखत नहीं आवा। सहसा महाराज ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों की डूबी हुई बेहोश आवाज में कहा, खाए ले बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चले, आप उठो। महाराज ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कौर खाने के बाद महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो। महाराजन ने पराठे पलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के बस। सुबह शाम आए और हम या पापा न मिलें तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी तक हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं, तो बस किसी और की फिक्र ही नहीं। अब तो महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे को सत हो? कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसे हिया पड़ा कि उन्हें अलग के दिहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई।
उन्हें हियई बुलाए ले तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा के दें। हमें तो से ज्यादा उनकी ममता लागत है। बीवी जी, बाहर एक मेम पूछत है, हिया कौन डाकदर है? हम कहा नहीं, हिया तो बाबूजी रहत हैं तो कहत हैं यही नहीं मकान आए। मालिक ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा। मालिन ने, बैठाओ, उन्हें हम आते हैं, सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल खड़ी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 वर्ष की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर कहते रहते हैं, रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ कि किसी लड़की की करते तो हमने नहीं सुना। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि कितनी तेज टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया, आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, न आप मुझे पम्मी कहिए। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से लेकर 33 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसीलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें या फिर वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ये लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निभाह करना है और अपने विकास क्रम के दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 बरस और 33 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या फिर उसे आज़ादी मिल जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए। शादी, तुम्हारी तो शादी अभी हुई नहीं? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया था चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो देखिए, मैं भूल ही गई, लीजिए सिगरेट मंगवा देती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसीलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और वह अब मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभा ही पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी छिपाते तो नहीं हैं कुछ मुझसे। क्यों?
तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उन्हें घूमना बहुत पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना बहुत पसंद है, सिनेमा तो बहुत पसंद है। और क्या, चाय की पत्ती की हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे कि कोई जासूस हूँ, लेकिन असल में आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रही, किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा यह आदमी है जिसमें दिल में सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसीलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। न, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्यारे से उठते हुए धुएं को देखी और अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने, कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंधकर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाना खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा, उठते हुए पम्मी ने कहा। आप बहुत अच्छी हैं, इस वक्त आप आई तो थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वो अपने ढंग का अकेला आदमी है, मैं यह कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह की हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसने साइकिल के करियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां इतनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा। और पम्मी कितनी अच्छी है, उसकी बेतकल्लुफी में तो भोलापन नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। और कितना जानती है पम्मी, कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है। और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती पर भी परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती है चंदर को। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग दूसरे पार्ट में आएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।